नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था और कल आपकी क्लास करंट अफेयर की नहीं चली थी, इसलिए आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर यानी कि 8 और 9 अक्टूबर के करंट अफेयर को यहाँ पे एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और साथ ही साथ अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं, देखिए आरओ का भी आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, मैं कह रही थी ना कि देखिए समय बीतते समय नहीं लगता है, और कैसे आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ, फॉर्म भी अप्लाई करने की डेट आ गए हैं, तो आपके सामने देखा जाए बहुत ही कम समय है, इसलिए लग जाइए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। करंट अफेयर्स, ठीक है, हिंदी अपना अच्छे से तैयार कर लीजिए, करंट अफेयर अच्छे से करिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, कम से कम 5 से 6 बार तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी एक अच्छी बनाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, क्रैक करिए, यही मेरी एक विश है आप लोग के लिए। बाकी देखिए, रेगुलर जो है करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करिए, साथ ही साथ आप करंट अफेयर की नोट्स बना सके इसके लिए आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, डे जो है इस पे टेलीग्राम ग्रुप पे डिकोड एग्जाम के, तो वहां आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की जो है पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। निम्न में से किस देश की नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? देखिए, शांति के नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा की गई है, और इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। ये किस देश से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करें, और इसका करेक्ट आंसर है ईरान, ठीक है, ईरान की है ये। तो आप देख सकते हैं तस्वीर इनकी, तो ये देखिए, ये 2023 का देखा जाए जो नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस, ठीक है, अवार्ड जो दिया जाएगा वो ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। इनके बारे में बात करें, देखिए इन्होंने क्या योगदान दिया, तो ईरान में देखा जाए महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो उनकी लड़ाई थी, और उन्होंने मानवाधिकार और स्वतंत्रता को जो बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किया, जो आंदोलन किया, उसके लिए जो है इनके इन्हीं प्रयासों को सम्मानित करने के लिए, ठीक है, एक कमेटी ने जो है ये डिसाइड किया है कि नोबेल का शांति पुरस्कार जो है दिया जाएगा, वो दिया जाएगा इन्हें, यानी कि नरगिस मोहम्मदी को दिया जाएगा। इस समय नरगिस मोहम्मदी की बात की जाए दोस्तों, तो ये ईरान की जेल में बंद हैं, ठीक है, इन्होंने आंदोलन किया था, जैसा कि आपको पता है ये कई बार जेल जा चुकी हैं, और ठीक है, और यहाँ पे 2019 में जो है हिंसक विद्रोह प्रदर्शन हुआ था सरकार के खिलाफ, और एक पीड़िता जो है स्मारक में शामिल होने के बाद देखा जाए यहाँ पे अधिकारियों ने नवंबर में जो है मोहम्मदी को जो है गिरफ्तार कर लिया था, और ये 13 बार जो है इनको कैद किया जा चुका है, और 5 बार इनको दोषी भी ठहराया गया है, और वर्तमान में देखा जाए इनको जो है 31 साल के लिए जो है जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था दोस्तों, एक महिला थी जिनका जो 22 वर्षीय वहां की महिला थी, ठीक है, महसा अमीनी, जो कि पुलिस कस्टडी के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, महसा अमीनी की, ठीक है, तो उसके दौरान उसके विरोध में वहां पे प्रदर्शन किया गया था, जिसमें कहा जाता है कि नरगिस मोहम्मदी ने जो है इस प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और ये सबको देखते हुए वहां की सरकार ने जो है इनको सजा सुनाई थी, कैद कर दिया था इन्हें। और फिर जो है ये जो अगर हम बात करें महसा अमीनी, जो कि पुलिस कस्टडी में जब हिरासत में थी, तो उसी समय इनकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पे एक आंदोलन छिड़ गया था, और इसी आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, ठीक है, इनको दोषी ठहराया गया मोहम्मदी को, क्योंकि सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, महिला अधिकारों से संबंधित वो आंदोलन था, ठीक है। तो फिर जो है सजा सुनाई गई, चूंकि नॉर्वे कमेटी ने, ठीक है, ये पुरस्कार जो है, जो नोबेल पीस पुरस्कार दोस्तों वो नॉर्वे से दिया जाता है, ओस्लो से, बाकी जो है वो स्वीडन के दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वहां की जो कमेटी है, उन्होंने, वहां की ईरान की सरकार ने बोला कि कृपया करके नरगिस मोहम्मदी को छोड़ा जाए, जिससे वो अपने जो है पुरस्कार को प्राप्त कर सके, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़े, इसके पहले देखिए कुछ और भी अवार्ड है। ये अवार्ड देखिए नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, जिसका नाम है स्पिनोजा पुरस्कार। तो स्पिनोजा पुरस्कार दोस्तों किससे सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय मूल की प्रोफेसर है, डॉक्टर, ठीक है, जोइता गुप्ता, ठीक है, इन्होंने जो विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान दिया, इसके लिए जो नीदरलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार है स्पिनोजा पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं। इस पुरस्कार को देखा जाए तो जो उन्होंने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किया, क्योंकि इन्होंने जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है, इसीलिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है।
ये जो पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों वो दिया जाएगा नीदरलैंड के जो शिक्षा विज्ञान और संस्कृत मंत्री हैं रॉबर्ट ठीक है डिसग्राफ, उनके द्वारा जो है नीदरलैंड की राजधानी हेग में एक समारोह के दौरान ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका देखा जाए मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में कितने प्रतिशत पर रेपो दर को बरकरार रखा है। ठीक है, तो कितने दर पे जो है रेपो दर को बरकरार रखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की तरफ दोस्तों बढ़े तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है। ठीक है, तो जो रेपो रेट है दोस्तों उसको 6.5% पे ही बरकरार रखा गया है। किसके द्वारा? जो मौद्रिक नीति समीक्षा, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके द्वारा, कमेटी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि जो रेपो रेट है उसको 6.5% पे ही बरकरार रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है मौद्रिक नीति समिति ने एक जो है द्विवार्षिक समीक्षा में ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं करते हुए निर्णय लिया है कि ये जो रेपो रेट के दर है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और इसे 6.5% पे ही बरकरार रखा जाएगा। ये निर्णय लिया गया है मौद्रिक नीति समिति ने, आरबीआई के, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इसी के दौरान जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी किया। इसके अनुसार देखा जाए तो जो है व्यापक आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों के विस्तृत मूल्यांकन के बाद जो है समिति ने लगातार चौथी बार ब्याज दरें अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। तो ये चौथी बार है जब ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया गया मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। इसी के साथ साथ कुछ और भी दरों के बारे में बात कर लेते हैं, वो कितने पे है। तो परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए तो अस्थायी जमा सुविधा दर, ठीक है, जिसे हम एसडीएफ कहते हैं, वो देखा जाए 6.25% पे है। वहीं पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ की बात करें, सीमांत अस्थायी सुविधा दर की बात करें और साथ ही साथ बैंक रेट यानी कि बैंक दर की बात करें तो ये 6.75% पे ही बरकरार रखा गया है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो 2023-24 के लिए देखा जाए तो जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे 6.5% रखा गया है। दूसरी तिमाही में इसे क्या रखा गया है? 6.5% ही रखा गया। लेकिन तीसरी तिमाही में देखा जाए ये जो उत्पाद की जो वृद्धि दर है, जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो घट जाती है 6.5 से 6% और पुनः वो चौथी तिमाही में घट करके 6.5% रहने का अनुमान लगा, 5.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? ठीक है, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। इसी के साथ साथ बात किया गया है कि जो उसके वर्ष यानी कि 2024-25 की जो पहली तिमाही के लिए जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 6.5% जो है रहने का अनुमान लगाया गया है इस दौरान। तो ये बहुत रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ये दर दे देगा और मैच द फॉलोइंग करने के लिए भी आ जाएगा, क्योंकि लगातार देखा जाए तो आरबीआई की जो है समिति, जो मौद्रिक नीति समिति है, उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ साथ आरबीआई ने दोस्तों एक और निर्णय लिया है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखा जाए तो जो एक योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना, उसके जो लाभार्थी हैं उनको भुगतान और संरचना विकास कोष योजना के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। जैसा कि आपको पता है अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत जो लाभार्थी होंगे उनको किस कोष के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, प्रस्ताव दिया गया है आरबीआई के द्वारा भुगतान और संरचना विकास कोष योजना के अंतर्गत। इससे क्या होगा, अगर इन जो है लाभार्थियों को इस कोष के अंतर्गत शामिल किया जाएगा तो इससे क्या होगा, तो जमीनी स्तर पर जो लेन देन है उस डिजिटल लेन देन, ठीक है, तो एक तरीके से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो भुगतान और संरचना विकास कोष योजना है दोस्तों, ये ध्यान रखेगा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है शुरू किया गया था 2 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 तक, माफ करेगा, यहाँ पे देखिए इसका जो ये योजना शुरू की गई थी दोस्तों, ये जनवरी 2021 में शुरू किया गया था 3 वर्ष के लिए, यानी कि 2021 से लेकर के, ठीक है, 2021 से लेकर के 2023 तक के लिए, ठीक है, मात्र 3 वर्षों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भुगतान और संरचना विकास कोष योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन चूंकि ये निर्णय लिया गया कि इस जो है योजना को अगले और 2 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए, यानी कि अब ये योजना 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाए रखने का प्रस्ताव दिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। योजना का उद्देश्य क्या है इस कोष योजना का, तो ये भुगतान को स्वीकार करने वाले जो उपकरण हैं उन उपकरणों को लगाने में प्रोत्साहित करना, एक तरीके से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। और वर्ष तक, इस वर्ष के अगर अगस्त तक हम बात करें तो योजना के अंतर्गत जो है कितने उपकरण लगाए गए थे, तो 2,66,00,000 से अधिक जो है उपकरण लगाए गए थे। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। तो ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में आप मुझे बताइए
ठीक है। बेसिकली जो है ये किसके लिए शुरू किया गया था और ये किस बजट में इसको पेश किया गया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केवी मैकार्थी को पद से हटा दिया गया। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है। ब्रिटेन के देखिए सांसद के बारे में पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया के भी बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे तो यहाँ पे जो अमेरिका है दोस्तों, तो अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है उसके अध्यक्ष थे केवी मैकार्थी, उनको उनके पद से हटा दिया गया और ऐसा ये पहली बार हुआ है, ठीक है, अमेरिकी संसद के इतिहास में। तो अमेरिका ने देखा जाए एक असाधारण कार्यवाही में क्या किया है, जो अमेरिकी यहाँ पे जो है प्रतिनिधि सभा के जो अध्यक्ष थे केवी मैकार्थी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको इनके पद से हटा दिया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है, अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन के अध्यक्ष को 2-10 के मुकाबले बल्कि 216 मतों से हटा दिया गया, ठीक है। 216 मत पड़े थे यहाँ पे बात करें 208 मत तो जो डेमोक्रेटिक सदस्यों के साथ जो है, जो यहाँ पे 208 मत तो डेमोक्रेटिक सदस्यों के साथ 8 जो है रिपब्लिकन सदस्यों ने भी मैकार्थी को हटाने के पक्ष में वोट दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक तरीके से इनके पे ये आरोप लगा था कि फ्लोरिडा के जो दक्षिणापंथी रिपब्लिकन प्रतिनिधि जो है, ठीक है, मैट गेट्स ने ये प्रस्ताव रखा था इनको हटाए जाने का, ठीक है। इन पे ये आरोप लगाया था कि ये जो मैकार्थी पर जो है संघीय व्यय में कटौती के लिए जो पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया गया था और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति है अमेरिका के जो बाइडेन को सहयोग नहीं करने के लिए भी आरोप लगाया गया था, किसके द्वारा, ठीक है, ये जो प्रस्ताव पारित किया गया था फ्लोरिडा के जो प्रतिनिधि हैं मैट गेट्स के द्वारा, ठीक है। तो इस सब के बाद जो है इनके खिलाफ वोट पड़े और फिर इनको जो है असाधारण कार्यवाही से जो है वहां के जो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे केवी मैकार्थी को उनके पद से हटा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछ देता है और हम अक्सर जो है गलत करके चले आते हैं, तो इसको स्टार कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं और लॉ कॉलेज में EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया है। किस राज्य सरकार ने किया दोस्तों? ये क्या है, बिहार राज्य सरकार। जैसा कि अभी आपको पता है वहां पे कास्ट सर्वे हुआ था और उसके बाद ही जो है ये निर्णय लिया गया। बिहार सरकार ने जो है राज्य की जो न्यायिक सेवाएं हैं और सरकार द्वारा संचालित, ध्यान रखिएगा हर कॉलेज को नहीं बल्कि जो सरकार के द्वारा जो संचालित लॉ कॉलेज है, जो विश्वविद्यालय, उनमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और जैसा कि आपको पता है हाल ही में जो है जाति सर्वेक्षण जो है डेटा जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, और जैसा कि ऐसा जाति सर्वेक्षण कराने वाला बिहार जो है भारत का पहला राज्य था और इसने ये सर्वे जारी किया है, सर्वेक्षण डेटा जारी किया है और डेटा जारी करने के बाद जो है ये निर्णय लिया गया है। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों बिहार के नीतीश कुमार, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी और इसी कैबिनेट बैठक में जो है इस आरक्षण को, ठीक है, लागू करने का फैसला लिया गया था, उसको मंजूरी दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें राज्य न्यायिक सेवा 1951 के दिशा निर्देशों में देखा जाए तो संशोधन से न्यायिक सेवाओं के साथ साथ राज्य संचालित कानून संस्थानों और विश्वविद्यालयों में जो EWS श्रेणी के लिए 10% जो है सुविधा, आरक्षण की सुविधा मिली, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने, तो मध्य प्रदेश की सरकार, ध्यान रखिएगा, वन विभाग को छोड़ करके जितनी भी भर्तियां आएंगी उन सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए जो है 35% जो है आरक्षण उपलब्ध कराने की अधिसूचना जारी किया, ठीक है। ये बुद्धि पता नहीं कब उत्तर प्रदेश सरकार को आएगी, भगवान मालिक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस तरह के आरक्षण, देखिए बिहार में भी आरक्षण है जिसको महिलाओं को बहुत लाभ मिलता है, ठीक है, और वहां पे देखिए बहुत ज्यादा है जो सिलेक्शन आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी क्या किया है, ठीक है, जो है 35% आरक्षण उपलब्ध कराने की जो है अधिसूचना जारी किया है, ठीक है, महिलाओं के लिए। राज्य में जो महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान नियमावली 1997 में क्या करेगी, संशोधन करेगी, ठीक है। अधिसूचना के अनुसार देखा जाए सीधी भर्ती की स्थिति में यहाँ पे ध्यान रखिएगा वन विभाग को छोड़ करके महिलाओं को जो है राज्य के जितने भी सभी पद होंगे उनमें 35% का आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखिए मध्य प्रदेश की सरकार ने भी महिला को जो है सर्विसेज में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया है 35% का, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कभी ऐसा करेगी। बाकी तो उत्तर प्रदेश सरकार को तो यूपी बल्कि नहीं, इसको ऑल इंडिया सर्विस डिक्लेयर कर देना चाहिए, है कि नहीं? क्या आप लोग समर्थन है मेरी बात से, इस बात से?
तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा हाई कंपटीशन, एक तो आबादी भी बहुत ज्यादा, ऊपर से अदर स्टेट का अलग कंपटीशन। ठीक है, तो इस तरीके की देखिए कुछ न कुछ सुविधा स्टेट को मिलनी चाहिए, स्टेट के लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने, ठीक है, नैनो पीटीए नामक अत्याधुनिक एंजाइम मिमेटिक विकसित किया है। तो यहाँ पे एंजाइम जो है मिमेटिक विकसित किया है किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने, जिसका नाम देखा क्या है, नैनो पीटीए। तो ये क्या है दोस्तों, IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने किया है। तो यहाँ पे जो भारतीय विज्ञान संस्थान के जो सामग्री अनुसंधान केंद्र है, मटेरियल रिसर्च सेंटर है, वहां के जो शोधकर्ताओं ने, ध्यान रखिएगा, जो अपशिष्ट जल होंगे, जल उपचार और संभावित चिकित्सा निदान में एक सफलता हासिल की है। इन्होंने क्या किया है, नैनो पीटीए नामक का एक अत्याधुनिक एंजाइम मिमेटिक विकसित किया है। ये क्या करेगा, ये एंजाइम जो है ये सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पे क्या करेगा, जो औद्योगिक अपशिष्ट जल है उन जल में क्या होता है, जहरीले रसायन होते हैं, इन जहरीले रसायनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर देगा। ये इसका देखिए नैनो पीटीए, स्टार्ट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो है यह नवोन्मेषी नैनोजाइम जो है, नैनो एंजाइम न केवल प्राकृतिक एंजाइमों की सीमा को संबंधित, ठीक है, करता है, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल में भी एक आशाजनक अनुप्रयोग है। जैविक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक एंजाइमों को क्षति के प्रति संवेदनशीलता, जटिल उत्पादन प्रक्रियाओं, उच्च लागत, रिसाइकलिंग में कठिनाई जैसी सीमाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है नैनो पीटीए नामक जो कि एक एंजाइम मिमेटिक है, और ये क्या करेगा, जो औद्योगिक अपशिष्ट जल है उनमें जो जहरीले रसायन है उनको प्रभावित ढंग से नष्ट करेगा, किसके संपर्क में आकर के, सूरज की रोशनी के संपर्क में आकर के। इसी के साथ साथ देखिए पिछले महीने की बात है, यहाँ पे सितंबर की बात है, तो जो भारतीय विज्ञान संस्थान के जो वैज्ञानिक है उन्होंने कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और साथ ही साथ उन्हें मारने के लिए एक नया दृष्टिकोण जो है वो विकसित किया था। इसके तहत इन्होंने, यहाँ के जो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, सोने और तांबा के जो सल्फाइड, सोने और तांबा के जो सल्फाइड से बने हाइब्रिड नैनो कण है उनको बनाया। और ये जो कण है, नैनो कण, ये गर्मी का, ठीक है, गर्मी का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को मार सकते हैं, ध्वनि तरंगों का उपयोग करके उनका पता लगा सकते हैं। तो एक तरीके से देखिए जो सोने और तांबे के जो सल्फाइड है उनके द्वारा एक हाइब्रिड नैनो कण बनाया गया भारतीय वैज्ञानिक संस्था के द्वारा। और ये नैनो कण जो है, नैनो कण, ये जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं उन ध्वनि तरंगों के माध्यम से कैंसर का पता लगा लेगा और गर्मी का उपयोग करके, ठीक है, हीट का यूज करके इन कैंसर कोशिकाओं, जो ये कैंसर सेल है, उनको मार देगा। तो यह दृष्टिकोण जो है विशेष रूप से देखा जाए तो ठोस जो है ट्यूमर द्रव्यमान, जो सॉलिड ट्यूमर मास होते हैं, देखिए पहला स्टेज माना जाता है कैंसर का ट्यूमर, तो ये ट्यूमर द्रव्यमान कोशिकाओं पर ज्यादा जो है असरदार है। ठीक है, तो ये अन्य उपलब्धि है भारतीय वैज्ञानिक संस्थान के, विज्ञान संस्थान के द्वारा जो वैज्ञानिकों की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने मुस्लिम समुदायों का सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। किसने लिया दोस्तों, ये कार्य किया है दोस्तों असम सरकार ने। तो यहाँ पे असम सरकार ने जो राज्य की 5, ठीक है, स्वदेशी, सभी नहीं, जो राज्य की 5 स्वदेशी मुस्लिम समुदाय है उनका जो है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने की योजना बनाई है। ठीक है, असम सरकार ने। और ये इसका उद्देश्य क्या है, ये जो इनका सर्वेक्षण करने का, जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने का योजना जो बनाई गई है असम सरकार के द्वारा, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य देखभाल है, शिक्षा है, सांस्कृतिक पहचान है, वित्तीय मामले हैं, कौशल विकास है, महिला सशक्तिकरण जो है, सहित विभिन्न जो पहलुओं में इन समुदायों के विकास और उत्थान का समर्थन करना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। इसमें से देखिए कौन सा है ये जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में ये 5 जो स्वदेशी समुदाय हैं, ये बेसिकली किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, किन समुदाय पे, तो देखिए ध्यान रखिएगा, गोरिया है, मोरिया है, देशी है, सैयद है, जोला है, ये भी सब पूछा जा सकता है किस राज्य से। सर्वेक्षण में निष्कर्ष से देखा जाए, सरकार को जो है, जो सर्वेक्षण होगा उसमें जो निष्कर्ष आएगा, उस निष्कर्ष से देखा जाए तो सरकार को इन समुदायों के व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक विकास के उपायों को लागू करने में जो है मार्गदर्शन करेगा। राज्य कैबिनेट ने पहले ही इन 5 मुस्लिम समुदायों के लिए स्वदेशी दर्जे को मंजूरी दिया है। ठीक है, इन 5 जो है मुस्लिम समुदाय, उनके लिए स्वदेशी दर्जे को मंजूरी दिया गया है। ठीक है, तो असम सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये 5 जो है स्वदेशी मुस्लिम समुदायों को सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने की
की योजना बनाई है किसने? असम सरकार ने। इसी के साथ साथ दिल्ली सरकार ने वहां के प्रदूषण से निपटने के लिए देखिए एक कार्य योजना बनाया है। तो 3 अक्टूबर को देखा जाए ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने, किस उद्देश्य से? जो वहां पे वायु प्रदूषण है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। ये जो सक्रिय उपाय किया जा रहा है, ठीक है, ग्रीन वॉर रूम जो बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो वहां पे जो वायु प्रदूषण होता है उस वायु प्रदूषण से निपटना, साथ ही साथ जो इतने लंबे समय से जो राष्ट्रीय राजधानी को परेशान किया है किसने दोस्तों? वायु प्रदूषण ने। खासकर देखा जाए सर्दियों में जो है, सर्दियों के महीने में वहां पे वायु प्रदूषण जो है चरम सीमा पर देखने को मिलता है। ये जो है देखा जाए दिल्ली के बारे में बात करें दोस्तों, तो दिल्ली जो है वाहनों, उद्योग और निर्माण सहित विभिन्न स्रोतों से होने वाले जो, ठीक है, उच्च स्तर के वायु प्रदूषण है उससे जूझ रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों जैसे कि पंजाब और हरियाणा, वहां के जो किसान है दोस्तों वो पराली जलाते हैं इसी दौरान, ठीक है, धान की खेती हो चुकी रहती है। अब वहां पे क्या होता है, जो पराली निकलती है उसको जला देते हैं, जिसके कारण से जो है प्रदूषण का स्तर जो है बढ़ जाता है। खासकर सर्दियों में आप देखेंगे, क्योंकि हवाएं जो है नीचे की तरफ हो जाती हैं, ठीक है, नीचे की तरफ जाने लगती है, जिस कारण से जो है हवा भारी होती है। और अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो हवा हल्की होकर के देखिए ऊपर उड़ती है, लेकिन ठंडियों के समय में हवा भारी हो जाती है और वो किधर, वो डाउन तो होने लगती है, जिसके वजह से जो है वायु प्रदूषण जो है हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं सबसे ऊपर निपटने का विभिन्न कार्य किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसमें से ग्रीन वॉर रूम भी लॉन्च करना गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में कहां आतंकवाद विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कहां किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया है। तो यहाँ पे जो है 5 से लेकर के 6 अक्टूबर को जो है आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है दोस्तों, और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया था वो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ध्यान रखिएगा ये जो सम्मेलन है आतंकवाद विरोधी सम्मेलन, ये 3रा संस्करण था, ठीक है, और इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। सम्मेलन में देखा जाए जो केंद्र राज्य जो एजेंसियां उनके बीच में बेहतर समन्वय के लिए सभी राज्यों के सभी आतंकवाद जो विरोधी एजेंसियों की जांच के पदानुक्रम, संरचना, मानक संचालन प्रक्रिया को एक समान बनाने पर चर्चा की गई थी। अगर आप बात करें जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, ये दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, 3रा जो था ये सम्मेलन था। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया है दोस्तों। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। तो हाल ही में देखा जाए तो उत्तराखंड में जो है आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया, और ये आपदा प्रबंधन पर 6ठी जो है विश्व कांग्रेस थी। माफ करिएगा, किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है। ये जो सम्मेलन है दोस्तों, ये इसका आयोजन जो है वो 28 नवंबर से शुरू होकर के 1 दिसंबर तक किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इसका जो आयोजन है ये उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन के जो ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन होंगे? तो जो बॉलीवुड अभिनेता हैं यानी कि अमिताभ बच्चन जो है इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और साथ ही साथ देखा जाए इस सम्मेलन में, इस बैठक में आपदा जोखिम प्रबंधन से जुड़े कई चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। और चर्चा करने के लिए दुनिया भर के जो शोधकर्ता हैं, आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित जो नीति निर्माता है, जो चिकित्सक हैं, वो इस सम्मेलन में शामिल होंगे। अगर आपसे पूछा जाए भाई, चूंकि ये तो 6ठा सम्मेलन होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए अगर आपसे पहला पूछ दे कि आपदा प्रबंधन जो पहली विश्व कांग्रेस हुई थी, ये भी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित की गई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और आयोजन की बात कर लें दोस्तों, दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना का शहर है सिकंदराबाद, वहां पे आयोजन किया जा रहा है। इसका जो आयोजन है वो केंद्र सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ये चूंकि ये जो मेला है दिव्य कला मेला, ये 6 तारीख से शुरू हुआ है और ये 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। और इस मेले का जो उद्घाटन किया गया है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उनके द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया। मेले का जो आयोजन है ये देश भर के जो नियमित दिव्यांग उद्यमी हैं, जो कारीगर हैं, उनके उत्पादों, शिल्प कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है इसका आयोजन। तो देखिए ये जो मेला है, मेले में आप देखते हैं प्रदर्शनी वगैरह लगती है, एग्जीबिशंस लगते हैं, बहुत सारे आपको स्टॉल देखने को मिलते होंगे। तो यहाँ पे जो मेला लगेगा वो जो दिव्यांग जन जो कारीगर है उनके द्वारा जो बनाए गए उत्पाद है, उन उत्पादों का यहाँ पे उनका प्रदर्शनी लगाया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जैसा कि ये जो मेले की शुरुआत की गई थी दिव्य कला मेले का
22 में किया गया था वाराणसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और उसी का ये श्रृंखला है और श्रृंखला में ये 7वां मेला है जो कि सिकंदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। और इस मेले में लगभग देखा जाए कितने राज्यों के, तो 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के जो दिव्यांग कारीगर हैं, जो कलाकार हैं, जो उद्यमी हैं, वो अपने उत्पादों और कौशल का क्या करेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने 3 जो है आयोजनों के बारे में डिस्कस किया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस राज्य के दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है दोस्तों, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और इसके करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, मध्य प्रदेश है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो जो दिव्यांगजन है दोस्तों, उनको देखा जाए खेल में प्रशिक्षण देने के लिए उच्च तकनीकी वाला खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये देश का पहला है। कहाँ पे किया गया, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। किसके द्वारा किया गया उद्घाटन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण केंद्र का जो नाम रखा गया है दोस्तों, खेल प्रशिक्षण केंद्र का, ये पूर्व प्रधानमंत्री दोस्तों श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। और पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों, खेलों में समान अवसर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे समन नहीं होना चाहिए, समान अवसर प्रदान करना है, प्रतिभा को बढ़ावा देना है और विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी को जो है प्रोत्साहित करना है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि मंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को, इनका जन्म कब हुआ था और इनके जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में हम जो है मनाते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। किसे चुना गया दोस्तों, भारत जो है पुनः, ठीक है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। और देखा जाए इससे पहले भी भारत, ऐसा नहीं कि भारत ही पहली बार चुनाव हुआ है भारत को देखा जाए तीसरी बार जो है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्योंकि तीसरी बार तो आपके माइंड में आना चाहिए पहली बार कब हुआ, तो पहली बार देखा जाए तो 2018 से 21 के बीच में भारत था इसका अध्यक्ष, और 2021 से 23 तक और पुनः जो है भारत को जो है इसके लिए चुना गया है। तो लगातार आप देखिए, लगातार जो है भारत इस ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है। अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसकी जो स्थापना हुई थी 1977 में की गई थी, और ये जो है एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। और वर्तमान में जो है इसमें कितने सदस्य हैं, तो 44 देशों के 92 सदस्य जो है इस संगठन में शामिल है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये भी नियुक्ति से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। इसके जो है ये रामास्वामी एन को जो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। तो रामास्वामी एन को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया दोस्तों, तो देवेश श्रीवास्तव का स्थान लिया है। अगर आपसे ये पूछा जाए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1971 की बात है। जो भारत सरकार है उसने सामान्य बीमा और एक सरकारी कंपनी के खेलने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, और इसी दौरान जो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1972 में किया गया। तो कब किया गया दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1972 में किया गया। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही कुछ प्राधिकरणों के नाम दे देता है और आपको सीक्वेंस लगाने को आ जाता है, एक जगह आ जाएगा, ठीक है, इसके बारे में दे दिया, फिर हो सकता है आपको लिख दे कि इरडाई, ठीक है, एक आपको जनरल इंश्योरेंस के बारे में दे दिया, जीआईसी दे दिया, फिर आपको इरडाई दे दिया, भाई चलो इसको इरडाई हो गया, ठीक है, फिर एसबीआई दे दिया, ठीक है, एसबीआई दे दिया, और फिर साथ ही में आपको नाबार्ड दे दिया, ठीक है, नाबार्ड दे दिया। और अब आपसे कहेगा भैया इनका क्या करो, इनके जो है स्थापना के वर्ष के अनुसार इनको सही क्रम में लगाओ कि पहला कब हुआ था, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कब जो है ये जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1972 में किया गया था। और बात करें जो जीआईसी ने देखा जाए 1 जनवरी 1973 को अपनी 4 होल्डिंग कंपनियों के साथ ऑपरेशन शुरू किया था। ये 4 होल्डिंग कंपनियां कौन थी, कौन कौन इसके साथ कार्य करती हैं, तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ओरिएंटल फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। तो ये 4 होल्डिंग कंपनियों के साथ जीआईसी ने जो है अपना 1973 में अपना कार्य प्रारंभ किया।
इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं एक और चीज। देखिए उडाई के जो अध्यक्ष है दोस्तों, ठीक है, जो भारत सरकार का जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, ठीक है, जिसे अक्सर हम देखा जाए तो इसके जो प्रमुख बनाए जो है वो अमित अग्रवाल है, और अमित अग्रवाल का जो कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पे जो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है दोस्तों, ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी 12 जुलाई 2016 को आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण। ध्यान रखिएगा, ये एक वैधानिक प्राधिकरण है, किस मंत्रालय के तहत है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत है। इसकी स्थापना किसके तहत की गई? तो आधार अधिनियम 2016 के तहत 12 जुलाई 2016 को किया गया। इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? जितने भी देश के हर नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको 12 अंकों वाली, ध्यान रखिएगा, ये जो विशिष्ट पहचान जो है प्राधिकरण के द्वारा जो आधार कार्ड जारी किया जाता है, उस आधार कार्ड पे कितने अंक होते हैं दोस्तों? 12 अंक। ये 12 अंकों वाला जो है विशिष्ट पहचान संख्या जारी किया जाता है। ठीक है, ये कुछ अन्य नियुक्तियां। इसी के साथ साथ एक और भी देखें, यहाँ पे बात कर लेते हैं नियुक्ति एम्बेसडर के बारे में। तो जो भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी है दोस्तों रविंद्र जो जडेजा है, उनको हाइसेंस ने जो है अपनी जो टेलीविजन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर कैटेगरी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति किया है। ठीक है, तो हाइसेंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है दोस्तों, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रविंद्र जो है जडेजा जी बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य क्या, इन्हें क्यों इनको नियुक्त किया गया? तो एक तरीके से इनके माध्यम से, ठीक है, जो है भारत के युवा और आकांक्षापूर्ण उपभोक्ताओं के बीच जडेजा के अद्भुत कौशल और लोकप्रियता के साथ जो है मेल कराना है। तो ये देखिए आज का हमारा कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट में हम फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में कि 9वां G20 सदस्यीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है। किस किस देश को? तो बांग्लादेश। आपसे ये भी पूछ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है। जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन बनाए गए हैं? ये देखिए एक और ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है, किस राज्य के? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दिलीप, ठीक है, नोगमेथ को जो है मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड की जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और वीडियो को शेयर करते रहिए। और साथ ही साथ जो मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान आपसे प्रश्न पूछती हूँ उसका आंसर जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।